पोषण यानी न्यूट्रिशन। हम अपने शरीर को एक हाई परफॉर्मेंस गाड़ी की तरह देखेंगे और जानेंगे कि उसे चलाने के लिए किस तरह का ईंधन, तेल और रख रखाव चाहिए। हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन की। सबसे पहले पोषण है क्या, इसे सरल भाषा में कैसे समझें? देखिए, पोषण वो पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम खाना खाते हैं, हमारा शरीर उसे पचाता है और फिर उस खाने से मिली ऊर्जा और पोषक तत्वों का इस्तेमाल शरीर की ग्रोथ, मरम्मत। एक संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट का मतलब ही यही है कि शरीर को उसकी जरूरत के हिसाब से हर तरह का पोषक तत्व सही मात्रा में मिले। तो अगर शरीर एक गाड़ी है तो सबसे पहले उसे चलाने के लिए ईंधन चाहिए। वो ईंधन है कार्बोहाइड्रेट। इसे ऊर्जा देने वाला यौगिक कहा गया है। एकदम सही। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए पेट्रोल की तरह है, ऊर्जा का सबसे पहला और सबसे तेज स्रोत। इसीलिए इन्हें बॉडी फ्यूल भी कहते हैं। जब भी हम कोई मेहनत का काम करते हैं, दिमागी या शारीरिक, तो हमारा शरीर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा लेता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें लगभग 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इन्हें मापने की इकाई सैकराइड बताई गई है। यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इसके 2 प्रकार हैं, सरल और जटिल। सरल कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में बांटा गया है, वो रेसिंग फ्यूल की तरह हैं। शरीर उन्हें बहुत जल्दी ऊर्जा में बदल देता है। मोनोसैकेराइड्स में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं, जो हमें रोटी, चावल जैसी चीजों से मिलता है और ये हमारे खून में मिलकर तुरंत ऊर्जा देता है। अच्छा, तभी जब किसी को कमजोरी महसूस होती है तो उसे ग्लूकोज दिया जाता है क्योंकि वो तुरंत असर करता है। फ्रक्टोज के बारे में क्या? फ्रूटोज, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फ्रूट शुगर है। ये फलों, शहद और गन्ने में पाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। और गैलेक्टोज हमें शहद और दूध जैसी चीजों से मिलता है। ये तीनों सबसे सरल रूप हैं, जिन्हें पचाने के लिए शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और डाइसैकेराइड्स, क्या वो इनसे थोड़े ज्यादा जटिल होते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं कि वे 2 मोनोसैकेराइड अणुओं को जोड़कर बनते हैं, जैसे माल्टोज, जो बादाम जैसे मेवों में मिलता है, लैक्टोज, जो मिल्क शुगर है और दूध में पाया जाता है, और सुक्रोज, जिसे हम आम भाषा में टेबल शुगर यानी चीनी या गुड़ कहते हैं। शरीर को इन्हें तोड़ने में मोनोसैकेराइड्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये भी जल्दी ऊर्जा देने वालों में ही गिने जाते हैं। तो ये तो हो गया रेसिंग फ्यूल। अब आते हैं डीजल पर, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट्स पर। इन्हें पॉलीसैकेराइड कहा गया है। ये क्या है और ये अलग कैसे है? पॉलीसैकेराइड्स सैकेराइड की बहुत लंबी और जटिल चेन होती हैं। जैसे डीजल धीरे धीरे जलकर ज्यादा देर तक ऊर्जा देता है, वैसे ही शरीर को इन्हें तोड़ने में समय लगता है, जिससे हमें देर तक धीरे धीरे ऊर्जा मिलती रहती है। इसमें 3 मुख्य प्रकार हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। स्टार्च तो हमने सुना है आलू और चावल में होता है। बिल्कुल। स्टार्च असल में पौधों का संग्रहित भोजन है। पौधे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को स्टार्च के रूप में अपनी जड़ों और बीजों में जमा करते हैं। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सोर्स में बताई गई है, जो दवा वाले कैप्सूल्स होते हैं, उनका बाहरी कवर स्टार्च का बना होता है। अरे वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। क्या इसका मतलब ये है कि कैप्सूल हमारे पेट में उसी तरह घुल जाता है जैसे आलू या चावल पचते हैं? एकदम। इसीलिए वो पेट में आसानी से घुलकर दवा को शरीर में रिलीज कर देता है। अब दूसरा है ग्लाइकोजन। जैसे पौधे स्टार्च जमा करते हैं, वैसे ही हम इंसान और जानवर अपना अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमा करते हैं। ये हमारे लिवर और मांसपेशियों में एक एनर्जी बैंक की तरह स्टोर रहता है। अच्छा। जब हम व्रत रखते हैं या हमें तुरंत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो शरीर इसी बैंक से ग्लाइकोजन निकालकर इस्तेमाल करता है। और तीसरा था सेल्यूलोज। जी। ये तो पौधों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल में होता है, लेकिन मैंने सुना है कि इंसान इसे पचा नहीं सकते। तो फिर ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये तो अजीब बात है कि जो चीज हम पचा नहीं सकते वो हमारे लिए फायदेमंद है। और यही इसकी खूबी है। हमारा शरीर सेलुलोज को ऊर्जा के लिए नहीं तोड़ सकता, लेकिन ये हमारे पाचन तंत्र में फाइबर का काम करता है। इसे आप पाचन तंत्र के लिए एक ब्रश समझ सकते हैं, जो आंतों की सफाई करते हुए आगे बढ़ता है। इससे कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं और ये हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया को पनपने में भी मदद करता है। तो बिना कोई कैलोरी दिए भी ये हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कमाल है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें तेजी से और धीरे धीरे दोनों तरह की ऊर्जा देते हैं। हमारी गाड़ी को ईंधन मिल गया, लेकिन गाड़ी जब चलेगी तो उसमें टूट फूट भी होगी, रखरखाव की जरूरत भी पड़ेगी। यहीं पर शायद प्रोटीन की भूमिका शुरू होती है, जिससे सोर्स में जीवन का निर्माण खंड या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा गया है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। अगर कार्बोहाइड्रेट ईंधन है, तो प्रोटीन हमारे शरीर की रिपेयर और मेंटेनेंस टीम है। शरीर की हर कोशिका, हर ऊतक, मांसपेशियां, बाल, नाखून, सब कुछ प्रोटीन से ही बनता है। जब हमें चोट लगती
है तो घाव भरने का काम भी प्रोटीन ही करता है। इसकी सबसे छोटी इकाई को अमीनो एसिड कहते हैं। लगभग 22 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से 12 शरीर खुद बना लेता है, लेकिन 10 हमें खाने से ही लेने पड़ते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर हम ये 10 अमीनो एसिड अपनी डाइट से ना लें तो क्या होगा? क्या शरीर नई कोशिकाएं बनाना बंद कर देगा? बंद तो नहीं करेगा, लेकिन प्रक्रिया बहुत धीमी और कमजोर हो जाएगी। शरीर ठीक से अपनी मरम्मत नहीं कर पाएगा, मांसपेशियों का विकास रुक जाएगा और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए इन 10 अमीनो एसिड को आवश्यक अमीनो एसिड मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। एक संपूर्ण प्रोटीन स्रोत वही माना जाता है जिसमें ये सभी आवश्यक अमीनो एसिड मौजूद हों। और इसमें ऊर्जा भी होती है, करीब 4.5 कैलोरी प्रति ग्राम। लेकिन शरीर इसका इस्तेमाल ऊर्जा के लिए कब करता है? देखिए, शरीर की पहली पसंद हमेशा कार्बोहाइड्रेट होती है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी हो जाती है, जैसे बहुत लंबे समय तक भूखे रहने पर, तब शरीर मजबूरी में प्रोटीन को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये एक तरह का इमरजेंसी बैकअप है। इसका मुख्य काम निर्माण और मरम्मत ही है। इसकी पाचन प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प बताई गई है। पेट में पेप्सिन और फिर पैनक्रियास से ट्रिप्सिन नाम के एंजाइम, ये सब क्या करते हैं? ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी सी चीज को पहले एक मशीन से तोड़ा जाता है, फिर दूसरी से और बारीक किया जाता है। बहुत बढ़िया सादृश्य है। जब हम प्रोटीन खाते हैं जैसे दाल या अंडा, तो वो एक जटिल अणु होता है। पेट में मौजूद पेप्सिन एंजाइम उस पर पहला हमला करता है और उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिन्हें पेप्टोन्स कहते हैं। फिर जब ये पेप्टोन्स छोटी आंत में पहुंचते हैं तो पैंक्रियास से आने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम उन्हें और भी छोटे यानी उनके मूल रूप अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। इसी अमीनो एसिड को हमारा खून सोखकर शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है। कुछ खास प्रोटीन्स का भी जिक्र है जो हमारे शरीर में ही होते हैं और कुछ जो हमें भोजन से मिलते हैं, जैसे बालों में केराटिन और हड्डियों में ओसीन। हाँ, ये हमारे शरीर के अपने स्पेशलिस्ट प्रोटीन हैं। केराटिन हमारे बालों और नाखूनों को मजबूती देता है। हेपरिन लिवर में बनता है और एक बहुत जरूरी काम करता है। ये शरीर के अंदर नसों में खून को जमने से रोकता है। अच्छा। कोलेजन हमारी त्वचा को लचीलापन और मजबूती देता है और ओसीन हमारी हड्डियों का मुख्य ढांचा बनाता है। और खाने से मिलने वाले प्रोटीन जैसे दूध में केसीन। हाँ, दूध का सफेद रंग केसीन प्रोटीन की वजह से ही होता है। गाजर में कैरोटीन होता है और अंडे की सफेदी में एल्ब्यूमिन। जब हम ये चीजें खाते हैं तो हम असल में इन प्रोटीन्स को पचाकर इनके एमिनो एसिड्स का इस्तेमाल अपने शरीर के केराटिन या कोलेजन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो हमारी गाड़ी को ईंधन मिल गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट, और उसकी मरम्मत के लिए टीम भी तैयार है यानी प्रोटीन। लेकिन हर गाड़ी में एक रिजर्व टैंक भी होता है ताकि लंबी यात्रा पर ईंधन खत्म न हो जाए। क्या हमारे शरीर में भी ऐसा कुछ है? शायद यहाँ वसा यानी फैट की बात आती है, जिससे अक्सर लोग डरते हैं। बिल्कुल, वसा या फैट हमारे शरीर का वही रिजर्व टैंक है। ये ऊर्जा का सबसे घना स्रोत है। जहाँ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी मिलती थी, वहीं 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी मिलती है, यानी दोगुनी से भी ज्यादा। ओहो, काफी ज्यादा। हाँ, हमारा शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को भविष्य के लिए वसा के रूप में जमा कर लेता है और इसका डरना बेवजह है, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे अंगों को चोट से बचाता है और शरीर का तापमान बनाए रखने में भी मदद करता है। सोर्स में 2 तरह के फैट बताए गए हैं, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड और असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड। इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि यहीं पर अच्छा फैट और बुरा फैट की बहस शुरू होती है। संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट कमरे के तापमान पर ठोस या अर्ध ठोस होता है, जैसे घी, मक्खन या नारियल का तेल। अच्छा, तभी नारियल का तेल सर्दियों में जम जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। रासायनिक स्तर पर इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, जिससे अणु सीधे और एक दूसरे के करीब पैक हो जाते हैं। इसका ज्यादा सेवन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, जिससे यह धमनियों में भी जम सकता है। तो फिर असंतृप्त वसा क्या है? क्या वो इसका उल्टा है? हाँ, असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट कमरे के तापमान पर तरल रहता है, जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल या सूरजमुखी का तेल। इनका गलनांक कम होता है और तापमान में बदलाव का इन पर ज्यादा असर नहीं होता। इनकी रासायनिक संरचना में कार्बन परमाणुओं के बीच एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, जिससे अणु मुड़ जाते हैं और आसानी से पैक नहीं हो पाते। अच्छा, इसी वजह से ये तरल रहते हैं। इन्हें आमतौर पर सेहत के लिए, खासकर कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतर माना जाता है। असंतृप्त वसा आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं। बहुत बढ़िया, यानी विटामिन्स। हाँ, शुरुआत एक हैरान करने वाले फैक्ट से करते हैं।
विटामिन हमें 0 कैलोरी देते हैं, मतलब कोई एनर्जी नहीं। हाँ, लेकिन इनके बिना हमारा शरीर खाने से मिली एनर्जी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। ये कुछ शरीर के सीईओ की तरह हैं, मतलब जो खुद काम नहीं करते पर जिनके बिना कोई काम होता भी नहीं। बिल्कुल सही। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट शरीर के लिए ईंधन और बिल्डिंग मटेरियल हैं। अच्छा, लेकिन विटामिन वो स्विच हैं जो इन सब प्रक्रियाओं को ऑन या ऑफ करते हैं। अगर ये स्विच खराब हो जाए तो पूरी मशीनरी ठप पड़ जाती है, जिसे हम बीमारी कहते हैं। तो फिर ये अदृश्य मैनेजर आए कहाँ से? मतलब हमें इनके बारे में पता कैसे चला? देखिए, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। इनकी मौजूदगी का एहसास सबसे पहले वैज्ञानिक हॉपकिंस को हुआ था। हॉपकिंस को? हाँ, लेकिन विटामिन नाम वो फंक नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया और ज्यादातर क्रेडिट भी उन्हें ही मिला। अच्छा, तो खोज किसी और ने की पर नाम किसी और ने दिया। बिल्कुल। अब आते हैं इनके वर्गीकरण पर, जो समझना बहुत जरूरी है। इन्हें 2 टीमों में बांटा गया है। 2 टीमें? ये तो सुनने में मजेदार लग रहा है। हाँ, सोचिए, एक टीम है जो पानी में घुलना पसंद करती है और दूसरी जिसे फैट यानी वसा में घुलना पसंद है। ओके। पानी में घुलने वाले हैं विटामिन बी और सी। इनकी खास बात है ये शरीर में स्टोर नहीं होते। स्टोर नहीं होते? मतलब ये रोजाना शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें रोज अपने खाने में शामिल करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, समझ गई। और दूसरी टीम? दूसरी टीम है फैट सॉल्युबल विटामिन की, ए, डी, ई और के। ADEK। हाँ, ये मेहमानों की तरह हैं जिन्हें शरीर में घुसने के लिए फैट का स्पेशल इनविटेशन चाहिए होता है। हाँ। और एक बार अंदर आ गए तो ये हमारे लिवर और फैट टिश्यू में आराम से स्टोर हो जाते हैं। अच्छा, तो इन्हें रोज लेने की जरूरत नहीं है? उतनी नहीं। और इन्हें याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है, कीड़ा। कीड़ा? हाँ, KEDA, कीड़ा। तो चलिए इन विटामिन मैनेजरों से एक एक कर मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल, ये नाम सुनते ही दिमाग में रेटिना आता है। क्या इनका कोई सीधा कनेक्शन है? बिल्कुल है, और यही इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। रेटिनॉल हमारी आंखों के रेटिना के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा। रेटिना हमारी आंख का वो पर्दा है जिस पर तस्वीर बनती है। जब विटामिन ए की कमी होती है तो ये पर्दा खासकर कम रोशनी में ठीक से काम नहीं कर पाता। तो इसीलिए? हाँ, इसी को हम रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जब शाम होते ही दिखना कम हो जाता है। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। स्रोतों में इसके सोर्स के तौर पे दूध, अंडे और गाजर का जिक्र है, लेकिन गोल्डन राइस को सबसे अच्छा स्रोत बताया गया है। ये गोल्डन राइस क्या चीज है? गोल्डन राइस एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कोई प्राकृतिक चावल नहीं है। तो फिर? इसे वैज्ञानिकों ने जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया है ताकि इसमें भरपूर विटामिन ए हो। इसका मकसद उन देशों में बच्चों को अंधापन से बचाना था जहां विटामिन ए की कमी बहुत ज्यादा है। वाह, ये तो कमाल की बात है। हाँ, और एक सामान्य नियम ये है कि पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां जैसे आम, पपीता, कद्दू, ये सब विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। ये तो बहुत बड़ा परिवार है। हाँ, ये कोई एक विटामिन नहीं है, ये एक बड़ा परिवार है जिसमें कई विटामिन होते हैं। परीक्षाओं के लिए हमें लगभग 13 विटामिन पढ़ने होते हैं। 13? तो शुरुआत करते हैं B1 से। विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। थायमीन? और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी-बेरी। बेरी-बेरी। कि इसका संबंध ज्यादा शराब पीने से है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है। देखिए, शराब हमारे लिवर को नुकसान पहुंचाती है, जिससे शरीर भोजन से पोषक तत्वों को ठीक से सोख नहीं पाता। अच्छा। और व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर होता जाता है। समझ गई। अब आते हैं विटामिन B2 पर। B2 यानी राइबोफ्लेविन। हाँ। इसकी कमी के लक्षण बहुत आम है। जैसे त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना या फिर होठों के किनारों का फटना। अच्छा, ये तो अक्सर होता है। हाँ, इसके स्रोत हैं मांस, हरी सब्जियां और दूध। ठीक है, अगला है विटामिन B3 नियासिन। इसकी कमी से बाल समय से पहले सफेद हो सकते हैं। हाँ, और मानसिक मंदता भी हो सकती है। और विटामिन B5, इसका नाम तो थोड़ा मुश्किल है, पैंटोथेनिक एसिड। हाँ, पैंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से अनिद्रा मतलब नींद ना आना, पैरों में जलन और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं होती हैं। अब आते हैं एक बहुत जरूरी विटामिन पर, B6 यानी पायरोडॉक्सिन। B6? इसकी कमी से अनीमिया होता है। अनीमिया और साथ ही त्वचा रोग और डिप्रेशन भी। डिप्रेशन। अब जल्दी से बाकी बी विटामिन को भी देख लेते हैं। हाँ। B7 है बायोटिन, जिसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द। फिर है B9 यानी फॉलिक एसिड। इसकी कमी से भी अनीमिया और डायरिया होता है। और B12 साइनोकोबालामीन। हाँ, उसकी कमी से भी अनीमिया होता है। मतलब B6, B9 और B12 तीनों की कमी से अनीमिया हो सकता है। बिल्कुल। अब बी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं विटामिन सी की, इम्यूनिटी का सुपर हीरो। हाँ, विटामिन सी
जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से होती है स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। बिल्कुल, ये पुराने जमाने में नाविकों को बहुत होती थी क्योंकि महीनों तक उन्हें ताजे फल नहीं मिलते थे। अच्छा, इसके स्रोत तो हम सब जानते हैं, आंवला, नींबू, संतरा, मतलब सभी खट्टे फल। अगर आप किसी प्रोडक्ट के लेबल पर E300 लिखा देखें तो समझ जाइए कि वो विटामिन सी ही है। मतलब इसे एक प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, खाने को ताजा रखने के लिए एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह। अब इस विटामिन पर आते हैं जो हमें धूप से मिलता है, विटामिन डी। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल, इसके नाम में ही कैल्शियम छिपा है। सही पकड़ा। हाँ, विटामिन डी का मुख्य काम है हमारी आंतों को आदेश देना कि भोजन से कैल्शियम को सोखें और हड्डियों तक पहुंचाएं। और इसकी कमी से हड्डियां कमजोर और खोखली हो जाती हैं। बच्चों में इस हालत को रिकेट्स कहते हैं और बड़ों में ऑस्टियोमिलेशिया। ठीक है, अब दो और फैट सॉल्युबल विटामिन बचे हैं, ई और के। हाँ, विटामिन ई, जिसका नाम टोकोफेरॉल है, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन। हाँ, ये हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है, लेकिन इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है, प्रजनन क्षमता, मतलब फर्टिलिटी को बनाए रखना। अच्छा, और विटामिन के? विटामिन के हमारे शरीर का इमरजेंसी मेडिक है। इसका नाम है फाइलोक्विनोन। वो क्यों? क्योंकि जब भी हमें चोट लगती है और खून बहना शुरू होता है तो विटामिन के ही वो मैनेजर है जो तुरंत खून का थक्का जमाने यानी ब्लड क्लॉटिंग का आदेश देता है, ताकि खून बहना बंद हो जाए। बिल्कुल, इसकी कमी हो तो छोटी सी चोट भी खतरनाक हो सकती है। तो ये तो हो गई सारे विटामिन की जानकारी, लेकिन इतनी सारी जानकारी को याद कैसे रखा जाए? इतने सारे रासायनिक नाम हैं। उसका भी एक बहुत कारगर तरीका है। बस एक लाइन याद रखिए, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, र से रेटिनॉल जो विटामिन ए है। अच्छा, र से रेटिनॉल, थ से थायमीन विटामिन बी, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, क से कैल्सिफेरॉल विटामिन डी, रथ एक, टॉ से टोकोफेरॉल विटामिन ई और फी से फाइलोक्विनोन विटामिन के। रथ एक टॉफ। वाह, ये तो शानदार है। ये एक लाइन आपको 6 मुख्य विटामिन के रासायनिक नाम क्रम से याद करा देगी। हाँ, तो चलिए आज बात करते हैं सांस लेने के बारे में। सुनने में तो बड़ा ही आसान सा लगता है ना? हाँ, कि हवा अंदर ली, हवा बाहर छोड़ी। हर एक सांस के पीछे एक कमाल की इंजीनियरिंग काम कर रही है। बिल्कुल, और आज हम उसी इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सांस नाक से शुरू होती है, हमारे शरीर की गहराइयों तक जाती है, और सबसे जरूरी बात, हमें जिंदा कैसे रखती है, हमें ऊर्जा कैसे देती है। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये असल में एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। अच्छा। हाँ, हर कोशिका के अंदर होने वाला रिएक्शन, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ऊर्जा बनाने के लिए। ऊर्जा मतलब एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एग्जैक्टली, एटीपी, जो हमारे शरीर के आप कह सकते हैं एनर्जी करेंसी है। हर काम के लिए यही खर्च होती है। वाह, और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो स्रोत में बताई गई है वो ये कि हम कभी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले सकते। हाँ, मतलब ये हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, पर इस पर हम आगे जरूर बात करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले सफर शुरू कहाँ से होता है? जाहिर है नाक से। हाँ, नेजल कैविटी से, नासिका से। तो जब हम सांस लेते हैं हवा सबसे पहले यहाँ आती है, पर ये सिर्फ एक खाली रास्ता तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे शरीर का पहला रक्षा कवच है। आप इसे एक एयर प्यूरिफायर समझिए। एयर प्यूरिफायर? जी, नेजल कैविटी में छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस मतलब एक चिपचिपा तरल पदार्थ। अच्छा। इनका काम है हवा में जो भी धूल मिट्टी है, जो कण है, उन्हें फिल्टर करना, उन्हें फेफड़ों तक जाने से रोकना। और यहीं पर वो क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी रीजन भी होता है, गंध वाला क्षेत्र। एकदम सही। तो इसी वजह से हमें खुशबू और बदबू का पता चलता है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि हमारा सांस लेने का सिस्टम और सूंघने का सिस्टम कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ से हवा आगे बढ़ती है। हाँ, यहाँ से हवा आगे एक ऐसे हिस्से में जाती है जो भोजन और हवा दोनों के लिए कॉमन रास्ता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। कॉमन रास्ता? जी, फेरिंक्स यानी ग्रसनी। ये एक तरह का चौराहा हो गया जहाँ से एक रास्ता पेट की तरफ जा रहा है और दूसरा फेफड़ों की तरफ। बिल्कुल, और इस चौराहे पर एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाला भी है। ट्रैफिक पुलिस वाला? हाँ, जिसे एपिग्लॉटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। ये एक फ्लैप जैसी संरचना है। तो ये काम कैसे करता है? जब हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप को अपने आप बंद कर देता है, ताकि खाना फेफड़ों
फेफड़ों में ना जाए। एकदम। अच्छा, तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। जी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो ये ढक्कन खुल सकता है और ठसका लग सकता है। ठसका लग सकता है, वाह। अब एपिग्लॉटिस के ठीक बाद आता है लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। हाँ, यहीं से हमारी आवाज निकलती है। श्रोत में पुरुषों और महिलाओं की आवाज के फर्क का भी जिक्र है। हाँ, वो एडम्स एप्पल वाला पॉइंट। पुरुषों में ये हिस्सा थोड़ा बाहर निकला होता है, जिससे आवाज भारी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो अब इस साउंड बॉक्स से आगे हवा जाती है ट्रेकिया में, श्वास नली में। जी, ये फेफड़ों तक जाने वाली मेन पाइपलाइन है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी धूल रोकने का इंतजाम है। हाँ, ये दूसरी रक्षा पंक्ति है। यहाँ भी म्यूकस की एक परत होती है जो उन कणों को रोकती है जो नाक से बचकर अंदर आ गए हों। तो मतलब सिस्टम में हर लेवल पर सेफ्टी चेक्स है। बिल्कुल। अब ये ट्रेकिया आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ब्रोंकाई। जी, ब्रोंकाई। और ये दोनों ट्यूब एक एक फेफड़े में चली जाती हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं फेफड़ों के अंदर। हाँ, ये जो ब्रोंकाई हैं, ये अंदर जाकर और भी पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं, है ना, ब्रोंकियोल्स में। बिल्कुल। किसी पेड़ की उल्टी शाखाओं जैसा स्ट्रक्चर है पूरा। छोटी छोटी थैलियां होती हैं। एल्वियोली। एल्वियोली, सही। यही वो जगह है जहाँ असली काम होता है। गैसों का आदान प्रदान। जी, ऑक्सीजन खून में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खून से बाहर निकलती है। और इन पूरे फेफड़ों को नीचे से कोई सपोर्ट भी तो देता है। हाँ, एक बहुत बड़ी मांसपेशी है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऊपर उठता है या नीचे जाता है? ये एक आम गलतफहमी है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये सिकुड़कर चपटा होता है और नीचे की ओर जाता है। नीचे की ओर। हाँ, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये ढीला होकर वापस गुंबद की तरह ऊपर आ जाता है। समझ गए। तो ये पूरी प्रक्रिया का इंजन है एक तरह से। आप कह सकती हैं। और फेफड़ों के ऊपर भी एक प्रोटेक्शन लेयर होती है, एक दोहरी झिल्ली, प्लूरा। प्लूरा, ठीक है। जो उन्हें सुरक्षित रखती है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन, इसके कितने प्रकार हैं? दो तरह के श्वसन की बात की गई है। जी, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सी श्वसन। इसमें जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और हम स्तनधारी मैमल्स इसी श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अनॉक्सी श्वसन, जो ऑक्सीजन के बिना होता है। अच्छा, तो ये कौन करता है? ये ज्यादातर बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीव करते हैं। कि यही एनारोबिक प्रक्रिया फर्मेंटेशन या किण्वन से भी जुड़ी है। फर्मेंटेशन मतलब जिससे ब्रेड और पिज्जा बेस वगैरह बनता है। जी हाँ, वही। पर ये साफ कर देना जरूरी है कि हमारे शरीर में जब ये प्रक्रिया होती है तो कोई अल्कोहल नहीं बनता है। ठीक है, तो अब वापस उस शुद्ध ऑक्सीजन वाले सवाल पर आते हैं। अगर ऑक्सीजन इतनी जरूरी है तो हम 100% ऑक्सीजन क्यों नहीं लेते? देखिए, इसका कारण प्रक्रिया के अंदर ही छिपा है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से खून में जाती है, फिर खून से कोशिकाओं यानी सेल्स में और आखिर में माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल का पावर हाउस होता है ना? बिल्कुल सही कहा। वहीं पर ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर ऊर्जा बनाती है। अब सोचिए, अगर 100% ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा? तो ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। बहुत ज्यादा तेज। आपका शरीर भट्टी की तरह तपने लगेगा। अरे वाह, मतलब जरूरत से ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर को सचमुच जला सकती है। जी, ये एक नियंत्रित आग है। अगर आप ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो वो अनियंत्रित हो जाएगी। इसीलिए हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन होती है और हमारा शरीर इसी के लिए बना है। ये तो कमाल की बात है। तो चलिए अब इस ऊर्जा उत्पादन के पीछे के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को समझते हैं। जरूर। एरोबिक श्वसन का जो समीकरण है वो है ग्लूकोज यानी C6H12O6 और ऑक्सीजन यानी O2 मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पानी H2O और ऊर्जा। और ये ऊर्जा कितनी होती है? ये ऊर्जा होती है 38 ATP। ATP को आप हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा समझ सकते हैं। 38 ATP, ठीक है। और इसके ठीक उलट जो एनारोबिक श्वसन है उसमें क्या होता है? एनारोबिक श्वसन में ग्लूकोज टूटकर इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ही कम ऊर्जा बनाता है। कितनी कम? सिर्फ 2 ATP। एक मिनट, कहाँ 38 ATP और कहाँ सिर्फ 2? ये तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, और यही वजह है कि हम ऑक्सीजन पर इतने ज्यादा निर्भर हैं। वो 2 ATP वाली प्रक्रिया बस एक इमरजेंसी बैकअप जैसी है।
अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि सेल के अंदर क्या हो रहा है, पर हवा वहां तक पहुंचती कैसे? इसका एक तय रास्ता है। यात्रा शुरू होती है नॉस्ट्रिल यानी हमारे नथुनों से। ठीक है। वहां से हवा जाती है नेजल चैम्बर में, फिर फेरिंक्स यानी ग्रसनी में। फेरिंक्स वो जगह है जहां से भोजन की नली और सांस की नली दोनों अलग होती हैं। एक जंक्शन की तरह कह सकते हैं। उसके बाद हवा लैरिंक्स में जाती है, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहां से हमारी आवाज निकलती है। हाँ, और फिर वहां से ट्रैकिया यानी हमारी श्वास नली में। ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया आगे जाकर 2 हिस्सों में बंट जाती हैं, जिसे ब्रोंकस कहते हैं। ये दोनों फेफड़ों में जाती हैं, फिर ये ब्रोंकस और छोटी छोटी शाखाओं ब्रोंक्यूल्स में बंट जाती हैं, और आखिर में और अंत में ये पहुंचती हैं एल्वियोली तक। यही हमारी मंजिल है जहां गैसों का असली आदान प्रदान होता है। ये पूरा एक पेड़ की शाखाओं जैसा नेटवर्क लगता है। बिल्कुल। तो गैसों का जो असली एक्सचेंज है वो एल्वियोली में होता है। वहां क्या होता है? वहां पर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन काम में आता है, जो हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। हीमोग्लोबिन यही खून को लाल रंग देता है। जी, आप इसे ऑक्सीजन के लिए एक डिलीवरी ट्रक समझ सकती है। ये एल्वियोली से ऑक्सीजन को पकड़ता है और पूरे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। बहुत खूब। श्रुत में फेफड़ों के बारे में भी कुछ तेज और याद रखने लायक तथ्य हैं, जैसे हमारे दोनों फेफड़ों में लोब्स की संख्या अलग अलग होती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। हमारे दाएं फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं और बाएं में सिर्फ 2। ऐसा क्यों? क्योंकि बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है ताकि हमारे दिल के लिए जगह बन सके, जो थोड़ा बाईं ओर झुका होता है। शरीर में हर चीज कितनी सोच समझकर फिट की गई है। एक और बात, हमारी श्वास नली यानी ट्रेकिया में सी आकार के छल्ले होते हैं। जी, वो हाइलीन कार्टिलेज के बने होते हैं। ये छल्ले श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 12 से 18 बार सांस लेता है। जी, जबकि छोटे बच्चे हमसे कहीं ज्यादा तेजी से लगभग 30 से 40 बार प्रति मिनट सांस लेते हैं। 30 से 40 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है। उनका शरीर तेजी से बढ़ रहा होता है और उन्हें उस विकास के लिए लगातार ऊर्जा और ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। एग्जैक्टली। जब हम उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहते हैं, तो ये पाचन के बाद निकलने वाले अपशिष्ट से अलग कैसे है? ये सबसे जरूरी फर्क। उत्सर्जन का मतलब है शरीर से मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं के बाद बने नाइट्रोजन वाले कचरे को बाहर निकालना। हमारे सेल्स जब काम करते हैं तो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। इनमें से कुछ, खासकर प्रोटीन के टूटने से बने पदार्थ, बहुत टॉक्सिक होते हैं। मुख्य रूप से 3 ऐसे पदार्थ हैं जिनकी बात होती है: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अगर ये हमारे शरीर में जमा हो जाएं, तो ये हमारे सेल्स और टिश्यूज को सीधा नुकसान पहुंचा सकते। 3 अलग अलग तरह के जहर, तो ऐसा क्यों है? शरीर कोई एक ही तरह का कचरा क्यों नहीं बना पा? हाँ, और यहीं पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। ये तीनों पदार्थ विषाक्तता के एक पैमाने पे आते हैं, और प्रकृति ने हर जीव को उसके रहन सहन और वातावरण के हिसाब से सबसे सही वाला चुनने का मौका दिया है। इसे आप एक तरह का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझ सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। समझाइए जरा। जरूर। देखिए, पैमाने के एक छोर पर है अमोनिया। अमोनिया, ये इन तीनों में सबसे ज्यादा विषैला यानी हाईली टॉक्सिक है। हाँ, इसे बनाने में शरीर की ऊर्जा सबसे कम लगती है, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि इसे एक पल के लिए भी शरीर में नहीं रखा जा सकता। इसे तुरंत बहुत सारे पानी के साथ घोलकर बाहर फेंकना पड़ता है। तो ये उन जीवों के लिए ठीक होगा जिनके पास पानी की कोई कमी ही नहीं है? बिल्कुल सही। इसीलिए अमोनिया उत्सर्जित करने वाले जीव, जिन्हें हम अमोनोटेलिक कहते हैं, हाँ, ज्यादातर जलीय यानी एक्वेटिक होते हैं। जैसे मछलियाँ। जैसे मछलियां, वे पानी में ही रहती हैं, तो उनके पास पानी का असीमित भंडार है। वो इस सबसे जहरीले कचरे को आसानी से बाहर निकाल सकती हैं। कमाल है। तो ये तो हुई मछलियों की बात। फिर हम इंसान कहाँ आते हैं इस पैमाने पे? हम आते हैं बीच में। हम उत्सर्जित करते हैं यूरिया। यूरिया? यूरिया अमोनिया के तुलना में लगभग 1 लाख गुना कम विषैला होता है। इसे बनाने में शरीर को अमोनिया से थोड़ी ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, लेकिन फायदा यह है कि इसे कुछ समय के लिए शरीर में स्टोर किया जा सकता है, और इसे बाहर निकालने के लिए अमोनिया के मुकाबले काफी कम पानी की जरूरत पड़ती है। हम जैसे स्तनधारी यानी मैमल्स, जो यूरियोटेलिक कहलाते हैं, पानी के पास तो रहते हैं पर हमेशा पानी में नहीं। तो हमें पानी बचाने की जरूरत है, पर उतनी भी नहीं। समझ गए। तो ये एक तरह का समझौता है। थोड़ी ज्यादा ऊर्जा खर्च करो पर पानी बचाओ, और जहर का असर भी कम करो। तो फिर पैमाने के दूसरे छोर पर कौन है? दूसरे छोर पर हैं वो जीव जिन्हें पानी बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे पक्षी, कीड़े मकोड़े और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। ये यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं और यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। यूरिक एसिड इन तीनों में सबसे कम विषैला है, और इसे बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम पानी चाहिए। ये लगभग एक पेस्ट या पाउडर के रूप में बाहर
निकलता है। लेकिन इसे बनाने में शरीर की ऊर्जा सबसे ज्यादा खर्च होती है। ये वो जीव हैं जो मानो एक बेहद सख्त बजट पर जी रहे हैं और पानी की एक एक बूंद बचाना चाहते हैं। वाह, मेंढक के बारे में एक बड़ी मजेदार बात थी कि वो दोनों टीमों में खेल सकता है। हाँ, और ये अनुकूलन यानी एडेप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब मेढक का बच्चा यानी टैडपोल पानी में होता है तो वो मछली की तरह अमोनिया उत्सर्जित करता है। पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होकर जमीन पर आ जाता है उसका सिस्टम बदल जाता है और वो हमारी तरह यूरिया उत्सर्जित करने लगता है ताकि पानी बचा सके। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितने लचीले और शानदार हैं। हम यूरिन इसलिए ज्यादा देर नहीं रोक सकते क्योंकि उसमें यूरिया है, जो है तो अमोनिया से कम जहरीला पर है तो जहर ही। हम यूरिया वाली टीम में हैं और हमारा मुख्य खिलाड़ी है किडनी यानी वृक्क। हाँ, तो हमारे इस फिल्ट्रेशन प्लांट की बनावट कैसी है? मानव शरीर में एक जोड़ी राजमा के आकार की किडनी होती है। इनका वजन लगभग 150 से 160 ग्राम होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि दाईं किडनी बाईं किडनी से थोड़ी नीचे होती है क्योंकि उसके ऊपर लिवर अपनी जगह लेता है और हर किडनी के ठीक ऊपर एक टोपी की तरह अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड बैठी होती है जो हार्मोन्स बनाती है। और यूरिन बनने के बाद उसका सफर कैसा होता है? यूरिन किडनी में बनता है, फिर वहां से दो पतली नलियों जिन्हें मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर कहते हैं से होता हुआ एक थैली में जमा होता है। इस थैली को मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं और जब ये ब्लैडर भर जाता है तो यूरिन मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये जो ब्लैडर है इसकी क्षमता भी कुछ खास ज्यादा नहीं होती। 150 से 250 मिलीलीटर यूरिन जमा होने पर ही हमें इसे बाहर निकालने की इच्छा होने लगती है। ये तो एक छोटे कप जितनी मात्रा है। सही कहा, ये मात्रा बहुत कम है और ये फिर से उसी बात पर जोर देती है कि शरीर इस जहरीले पदार्थ को अपने अंदर रखना ही नहीं चाहता। इसे रोकना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि खतरनाक भी है। ऐसा करने से ब्लैडर में बैक्टीरिया पनप सकते हैं जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो शरीर का सिग्नल मानना ही बुद्धिमानी है। खून को फिल्टर करने और प्योरीफाई करने के बीच का फर्क। खून का शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन फेफड़ों में होता है। इसका सीधा मतलब है खून में ऑक्सीजन O2 मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हटाना। ये एक गैस एक्सचेंज है। अच्छा, और फिल्ट्रेशन? खून को छानना यानी फिल्ट्रेशन किडनी में होता है। इसका मतलब है खून में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया को छानकर अलग करना। तो यूं समझिए कि फेफड़े हवा को साफ करते हैं और किडनी पानी को। दोनों ही खून की सफाई कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल अलग अलग तरीकों से और अलग अलग चीजों के लिए। तो फिर किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो ये छानने का काम करता है? असल में ये काम कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल। किडनी तो बस एक घर है, असली काम करने वाले मजदूर तो उसके अंदर हैं। इन मजदूरों को हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। हर किडनी के अंदर लगभग 10 लाख ऐसी सूक्ष्म फिल्टर करने वाली इकाइयां होती हैं। आप किडनी को एक बहुत बड़ी वाटर प्यूरिफिकेशन फैक्ट्री समझिए और नेफ्रॉन्स उस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लाखों छोटे छोटे फिल्टरिंग स्टेशन हैं। यही नेफ्रॉन्स हैं जो लगातार खून से यूरिया और दूसरे अपशिष्ट पदार्थों को कर बाहर निकालते हैं और यूरिन बनाते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन्स हर किडनी में। ये संख्या तो हैरान करने वाली है। तो किडनी हमारे शरीर की सुपरस्टार है इस पूरे ऑपरेशन में। लेकिन जीव विज्ञान में कोई भी काम शायद ही कोई एक अंग अकेले करता है। क्या किडनी के कोई साथी, कोई साइड किक्स भी हैं इस कचरा सफाई अभियान में? बिल्कुल है। इन्हें हम सहायक उत्सर्जी अंग कह सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे त्वचा यानी स्किन है। जब हमें पसीना आता है तो उसके साथ थोड़ा यूरिया, नमक और दूसरे अपशिष्ट भी बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह त्वचा से निकलने वाला तैलीय पदार्थ सीबम भी कुछ अपशिष्टों को बाहर निकालता है। ठीक है, त्वचा हो गई। और कौन है? फिर आते हैं हमारे फेफड़े यानी लंग्स। हम हर सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा गैसीय अपशिष्ट है। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक अंग है हमारा लिवर यानी यकृत। लिवर का इसमें क्या रोल है? मैंने सोचा था वो तो पाचन में मदद करता है। वो पाचन में तो मदद करता ही है लेकिन उत्सर्जन में भी उसका एक बेहद जरूरी बल्कि सबसे जरूरी किरदार है। यादें हमने बात की थी कि अमोनिया बहुत ज्यादा जहरीला है और यूरिया कम। ये लिवर ही है जो उस अत्यधिक जहरीले अमोनिया को कम जहरीले यूरिया में बदलता है। इस प्रक्रिया को यूरिया साइकिल कहते हैं। अगर लिवर ये काम ना करे तो अमोनिया सीधे हमारे खून में घूमेगा और कुछ ही मिनटों में जानलेवा साबित हो सकता है। तो किडनी तो सिर्फ यूरिया को साफ करती है, उस यूरिया को बनाने का काम यानी सबसे बड़े जहर को कमजोर करने का काम लिवर करता है। ये तो टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, त्वचा, फेफड़े और लिवर ये सब मिलकर किडनी का साथ देते हैं ताकि हमारा शरीर अंदर से साफ और स्वस्थ रह सके। हर किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और वजन में करीब 150 से 160 ग्राम। और ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में सुरक्षित रहती हैं। ये पेरिटोनियम नाम की एक झिल्ली से ढकी होती हैं। हाँ, और जब हम इसे अंदर से देखते हैं तो इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटता है। अच्छा,
एक भारी हिस्सा जिसे आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं और एक भीतरी गहरा हिस्सा जिसे इनर मेड्यूला कहते हैं। और यही बाहरी और भीतरी बनावट उस असली फिल्ट्रेशन प्लांट को जगह देती है जो इसके अंदर काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल। और वो प्लांट कोई एक बड़ी मशीन नहीं बल्कि लाखों छोटी छोटी यूनिट से बना है। जी। इन्हें नेफ्रॉन कहा गया है और ये संख्या तो हैरान करने वाली है। हर किडनी में लगभग 10.25 लाख यानी 1.25 मिलियन। यही तो इस सिस्टम की सबसे शानदार बात है। नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा गया है। क्या हम इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जैसे लाखों ईंटें मिलकर एक दीवार की संरचना बनाती हैं और दीवार का काम भी करती हैं, वैसे ही लाखों नेफ्रॉन मिलकर किडनी की संरचना बनाते हैं और फिल्ट्रेशन का सारा काम भी करते हैं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि किडनी एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जिसमें 10 लाख से ज्यादा प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं। वाओ! ये कोई एक बड़ा फिल्टर नहीं है बल्कि लाखों छोटे छोटे फिल्टर हैं और यही वजह है कि ये इतनी तेजी से और इतनी सटीकता से खून साफ कर पाती है। ये तो प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो चलिए इस इंजीनियरिंग को समझते हैं। पूरा खेल तब शुरू होता है जब गंदा खून रीनल आर्टरी यानी किडनी की नस के जरिए किडनी में आता है। फिर यह खून केशिकाओं यानी बहुत बारीक नसों के एक गुच्छे से टकराता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये ग्लोमेरुलस किसी आम गुच्छे जैसा नहीं है। इसे आप एक बहुत ज्यादा दबाव वाली चाय की छन्नी समझ सकते हैं। जब खून तेज दबाव के साथ इससे गुजरता है तो पानी, यूरिया, ग्लूकोज और दूसरे छोटे अणु छनकर बाहर निकल जाते हैं। और जो बड़ी चीजें हैं जैसे खून की कोशिकाएं, हाँ, खून की बड़ी कोशिकाएं और प्रोटीन जैसे जरूरी तत्व छन्नी में ही रह जाते हैं और साफ खून बनकर वापस शरीर में चले जाते हैं। ये पहला और सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन का चरण है। ठीक है। ये छना हुआ तरल पदार्थ जिसे फिल्ट्रेट कहते हैं बोमन संपुट यानी बोमन्स कैप्सूल नाम की एक प्याली जैसी संरचना में इकट्ठा होता है। जी। और ये यात्रा एक लंबी घुमावदार नली से होकर गुजरती है जिसके 3 मुख्य हिस्से हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी, फिर एक यू आकार का हेनले लूप ऑफ हेनले और आखिर में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी। ये नाम तो काफी जटिल है। क्या ये सिर्फ एक पाइप है जिससे फिल्ट्रेट गुजरता है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, ये नलियां सिर्फ पाइप नहीं बल्कि एक स्मार्ट असेंबली लाइन है। यहीं पर पुनः शोषण का जादू होता है। फिल्ट्रेशन के दौरान जो काम की चीजें गलती से छन गई थी उन्हें वापस खून में भेजा जाता है। तो इस असेंबली लाइन के हर हिस्से का अपना अलग काम है। बिल्कुल। पहला हिस्सा यानी पीसीटी एक बहुत लालची और मेहनती वर्कर की तरह है। ये फिल्ट्रेट में मौजूद लगभग सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों को फौरन वापस खींचकर खून में भेज देता है। मतलब इसका काम है कीमती सामान को किसी भी हाल में बाहर जाने से रोकना। एकदम सही। और उसके बाद आता है हेनले लूप। उसका क्या काम है? हेनले लूप एक वाटर स्पेशलिस्ट है। इसका मुख्य काम है पानी को बचाना। ये लूप मेडुला के गहरे हिस्से में जाता है और एक ऐसा माहौल बनाता है जिससे फिल्ट्रेट में मौजूद ज्यादातर पानी वापस शरीर में सोख लिया जाता है। ओहो, तो इसी वजह से हम बहुत कम पानी पीकर भी डिहाइड्रेशन से बच रहते हैं। जी। ये मूत्र को गाढ़ा करने का काम करता है। वाह। और असेंबली लाइन का आखिरी वर्कर डीसीटी। डीसीटी एक मैनेजर की तरह है जो जरूरत के हिसाब से छोटे मोटे और अंतिम एडजस्टमेंट करता है। शरीर की जरूरत के हिसाब से ये तय करता है कि और कितना पानी या नमक वापस लेना है। ये हार्मोन के निर्देशों पर काम करता है जिससे ये प्रक्रिया और भी सटीक हो जाती है। तो इस पूरी असेंबली लाइन से गुजरने के बाद जो तरल पदार्थ बचता है वही असली मूत्र है। शरीर ग्लूकोज और पानी जैसे कीमती सामान को ऐसे ही बचाता है। बहुत बढ़िया उदाहरण। और जब ये अंतिम उत्पाद यानी मूत्र तैयार हो जाता है तो इन लाखों नेफ्रॉन से निकलकर ये एक कॉमन पाइप में जाता है जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। सही कहा। ठीक है, तो अब लाखों नेफ्रॉन ने अपना काम कर दिया है और मूत्र कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो गया है। यहाँ से बाहर निकलने का सफर कैसे होता है? कलेक्टिंग डक्ट से ये मूत्रवाहिनी यूरेटर में जाता है कि ये हर किडनी से निकलने वाली एक 25-30 सेंटीमीटर लंबी नली है और ये नलियां मूत्र को नीचे एक स्टोरेज टैंक तक ले जाती हैं। हाँ, और वो स्टोरेज टैंक है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। ये एक थैली जैसी संरचना है जिसमें लगभग 150-250 मिलीलीटर मूत्र जमा होने पर हमें पेशाब करने की इच्छा होती है। जी। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि मूत्र को ज्यादा देर तक रोकना खतरनाक हो सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि इसे रोकना बुरा क्यों है? कि मूत्र का पीएच मान 6 होता है जो इसे हल्का अम्लीय बनाता है, लेकिन हमारा पेट तो इससे भी
ज्यादा एसिडिक होता है, फिर भी वहाँ संक्रमण नहीं होता। मूत्राशय में ऐसा क्या अलग है कि यहाँ एसिडिटी एक समस्या बन जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पेट की दीवार पर एक मोटी म्यूकस की परत होती है जो उसे अपने ही एसिड से बचाती है। अच्छा। मूत्राशय की दीवार इतनी मजबूत नहीं होती। ज्यादा देर तक अम्लीय मूत्र जमा रहने से मूत्राशय की नाजुक आंतरिक परत को नुकसान पहुंच सकता है, और ये बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक अनुकूल माहौल बना देता है। बिल्कुल, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ये हमारे शरीर का एक स्पष्ट संकेत है कि अपशिष्ट को मूत्र मार्ग यूरेथ्रा के माध्यम से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। चलिए अब जरा अंतिम उत्पाद यानी मूत्र पर ही नजर डालते हैं। जैसे इसका पीला रंग यूरोक्रोम नाम के एक पिगमेंट की वजह से होता है। तो उस रंग की तीव्रता हमारे शरीर का एक बेहतरीन बिल्ट इन हाइड्रेशन मीटर है। अच्छा, वो कैसे? कि जब हम कम पानी पीते हैं तो यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाती है और रंग गहरा पीला हो जाता है। ये आपके शरीर का एक सरल चेतावनी संकेत है कि अरे थोड़ा पानी पी लो। एकदम। और जो खास गंध आती है यूरेनॉइड नाम के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से है। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि ताजे मूत्र में ये गंध लगभग नहीं होती। सच में? जी, ये गंध तब पैदा होती है जब मूत्र शरीर से बाहर आता है और हवा में मौजूद बैक्टीरिया उसमें मौजूद यूरिया को तोड़कर अमोनिया बनाने लगते हैं। तो असल में ये तेज गंध बैक्टीरिया के काम का नतीजा है। बिल्कुल। चाय, कॉफी और अल्कोहल जैसे पदार्थों का भी जिक्र है जिन्हें ड्यूरेटिक्स कहा गया है। ये बताया गया है कि ये पदार्थ मूत्र की मात्रा को बढ़ाते हैं। सही कहा। वो असल में किडनी को ज्यादा पानी बाहर निकालने का संकेत देते हैं और ये संतुलन के महत्व को दिखाता है। मतलब जबकि ये पेय पदार्थ आपको ज्यादा पेशाब कराते हैं, वे शरीर को पानी की तरह हाइड्रेट नहीं करते। असल में वे शरीर से पानी निकाल रहे हैं। ओह, आज का हमारा विषय है मानव शरीर का ढांचा, हमारा कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। हम सब ने स्कूल में रटा है कि एक वयस्क शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। तो चलिए इसे खोल कर समझते हैं कि वयस्क में तो 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन एक नन्हे से शिशु में करीब 300 होती हैं। ये लगभग 94 हड्डियां आखिर जाती कहाँ है? इस रहस्य को हम आज सुलझाएंगे। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, जब हम कंकाल के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये हमेशा शरीर के अंदर ही होता है, पर ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर देखें तो कंकाल दो तरह के होते हैं। एक होता है अंतःकंकाल यानी एंड स्केलेटन, जो हमारे जैसा है शरीर के अंदर। यह कैल्शियम और फास्फोरस से बनी एक जीवित संरचना है जो हमारे साथ साथ बढ़ती है। और दूसरा होता है बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन। बाह्य कंकाल, ये सुनने में किसी साई-फाई फिल्म के आर्मर जैसा लगता है, जैसे किसी कीड़े या केकड़े का भारी कवच। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में पाया जाता है, जैसे कीड़े मकोड़े, केकड़े या बिच्छू या काइटन जैसी चीजों से बना एक निर्जीव कवच होता है। इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह शरीर के साथ बढ़ता नहीं, इसलिए इन जीवों को समय समय पर अपना पुराना कवच उतारकर नया बनाना पड़ता है, जबकि हमारा ढांचा वो हमारे साथ ही विकसित होता है। चले अब उस 206 हड्डियों की गिनती पर वापस आते हैं। अगर हम एक एक करके गिनना शुरू करेंगे तो खो जाएंगे। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है कि हम इसे 2 टीमों में बांट दें। पहली टीम है अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन। इसमें 80 हड्डियां होती हैं। इससे आप शरीर का मुख्य खंबा या सेंट्रल पिलर समझ सकते हैं। इसमें हमारा सिर, हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारी छाती का पिंजरा आता है। अच्छा। और दूसरी टीम है उपांगी कंकाल यानी अपेंटिकुलर स्केलेटन। इसमें बची हुई 126 हड्डियां होती हैं। ये वो हिस्से हैं जो उस सेंट्रल पिलर से जुड़े होते हैं, मतलब हमारे हाथ और पैर। अच्छा, अक्षीय कंकाल हमारे सबसे जरूरी अंगों की सुरक्षा कर रहा है और उपांगीय कंकाल हमें दुनिया में घूमने फिरने और काम करने की आजादी दे रहा है। हमारे अक्षीय कंकाल की 80 हड्डियां। शुरुआत सबसे ऊपर से करते हैं, खोपड़ी से। ठीक है। अक्षीय कंकाल के 4 मुख्य हिस्से हैं। सबसे पहले है खोपड़ी, स्कल, और यहीं आपको पहला आश्चर्य मिलेगा। इसमें कुल 29 हड्डियां होती हैं। 1 मिनट, क्या कहा? 29? मुझे तो हमेशा लगता था कि ये नारियल के खोल जैसे एक ही चीज होगी। ये सोचना ही अजीब है कि मेरे मुस्कुराने या बात करने में 14 अलग-अलग हड्डियां काम कर रही हैं। ये बटी हुई कैसे? देखिए, इसका जो बंटवारा है ना, वो इसके काम के आधार पर है। 8 हड्डियां मिलकर कपाल बनाती हैं। ये वो हेलमेट है जो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। फिर 14 चेहरे की हड्डियां हैं जो हमारे चेहरे को आकार देती हैं, हमारी आंखों और नाक को जगह देती हैं।
तो ये हुई 8 और 14 यानी 22। बाकी की 7 कहाँ छिपी हैं? बाकी 7 में से 6 हमारे कानों के बिल्कुल अंदर है। हर कान में 3 बहुत ही छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। इनमें से एक स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, चावल के दाने से भी छोटी। वाह, ये हड्डियां कान के पर्दे से आने वाली ध्वनि की तरंगों को बढ़ाती हैं। एक तरह से ये हमारे शरीर का नेचुरल साउंड एम्पलीफायर है। और वो आखिरी एक हड्डी, वो कौन सी है? वो है हाइयोइड हड्डी। ये हमारे गले में होती है और इसकी खासियत ये है कि ये शरीर की अकेली ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से सीधे नहीं जुड़ी होती। ये मांसपेशियों के एक जाल में लटकी रहती है और हमारी जीभ को सहारा देती है, जिससे हमें निगलने और बोलने में मदद मिलती है। कमाल है। और यहीं पर हमारी वो बच्चों वाली पहेली का जवाब भी छिपा है ना? बिल्कुल। जन्म के समय एक शिशु के कपाल की 8 हड्डियां पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती। उनके बीच नरम जगह होती है। यही वजह है कि जन्म के समय बच्चे का सिर थोड़ा दब सकता है और आसानी से बाहर आ सकता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये हड्डियां धीरे धीरे जुड़कर एक मजबूत हेलमेट बना लेती हैं और यही प्रक्रिया शरीर के कई हिस्सों में होती है, जिससे लगभग 300 हड्डियां जुड़कर 206 रह जाती हैं। अच्छा, तो खोपड़ी के 29 हड्डियां हो गई। अब अक्षय कंकाल के बाकी हिस्सों पर आते हैं। हमारे पास सिर का हेलमेट हो गया। अब सेंट्रल पिलर की बारी है, रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी 26 अलग अलग हड्डियों से बनी है, जिन्हें कशेरुक या वर्टेब्रे कहते हैं। अगर ये एक सीधी हड्डी होती तो हम झुक ही नहीं पाते। इन 26 हड्डियों की श्रृंखला ही हमें लचीलापन देती है। और इसका हल्का एस आकार एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, जो चलने दौड़ने के झटकों को सोख लेता है। तो हमारे पास सिर का हेलमेट और रीढ़ की हड्डी का खंबा हो गया, लेकिन हमारे सबसे जरूरी अंग दिल और फेफड़े, वो तो अभी भी खुले में हैं। उन्हें कौन बचाता है? उसके लिए है छाती का पिंजरा। इसमें 3 हिस्से हैं। छाती के ठीक बीचों बीच एक चपटी हड्डी है जिसे उरोस्थी स्टर्नम कहते हैं। ये टाई की तरह दिखती है और इससे जुड़ी हैं पसलियां, रिब्स के 12 जोड़े, यानी कुल 24 हड्डियां। तो चलिए जोड़ते हैं खोपड़ी के 29, रीढ़ की 26, पसलियों की 24 और स्टर्नम की 1। ये हो गई हमारी 80 अक्षीय हड्डियां। हमारा सुरक्षा कवच तैयार है। अब उन 126 हड्डियों पर आते हैं जो हमें गति देती हैं। हमारा उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल को भी 2 हिस्सों में देखना आसान है। पहला हिस्सा है मेखला, गर्डल्स। इनकी कुल संख्या 6 है। इनका काम हमारे हाथ पैरों को अक्षीय कंकाल से जोड़ना है। ये एक तरह के अडेप्टर प्लग्स हैं। इसमें कंधे की 4 हड्डियां और कूल्हे यानी हिप की 2 हड्डियां शामिल हैं। तो ये 6 हड्डियां एक तरह से हैंगर का काम करती हैं, जिन पर हमारे हाथ पैर टिके होते हैं, और बाकी की 120 हड्डियां हमारे हाथ और पैरों में हैं। 60 हाथों में और 60 पैरों में। हाँ, एक लंबी अकेली हड्डी जो सबसे ज्यादा ताकत देती है। उसके बाद 2 पतली हड्डियां जो घूमने और संतुलन में मदद करती हैं। फिर आता है कमाल का हिस्सा, कलाई और टखने में छोटी छोटी हड्डियों का गुच्छा जो लचीलापन देता है। और आखिर में हथेली या पंजे और उंगलियों की हड्डियां। चलिए इस पैटर्न को हाथ पर लगाकर देखते हैं। एक हाथ में 30 हड्डियां। ऊपरी बाह में एक मोटी हड्डी है, ह्यूमरस। कोहनी के नीचे 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना। यही 2 हड्डियां हमें अपनी कलाई घुमाने की क्षमता देती हैं। फिर आती है कलाई, जिसमें 8 छोटी छोटी कंकड़ जैसी हड्डियां हैं, जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। हमारी कलाई में 1 या 2 बड़ी हड्डियों की जगह ये 8 छोटी हड्डियां क्यों हैं? यही डिजाइन हमारी कलाई को इतनी अद्भुत आजादी देता है। हम इसे लगभग हर दिशा में घुमा सकते हैं, जो किसी एक बड़ी हड्डी से संभव नहीं होता। यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है जो मजबूती और लचीलेपन को एक साथ जोड़ता है। इसके बाद हथेली में 5 मेटाकार्पल्स और उंगलियों में 14 फेलेंजीज होती हैं। इन सबको जोड़ने पर 30 हो जाता है। और पैरों में भी यही कहानी दोहराई जाती है, बस थोड़े बदलाव के साथ, क्योंकि उनका काम पकड़ना नहीं बल्कि शरीर का पूरा वजन उठाना है। बिल्कुल। जांग में फीमर होती है, जो न सिर्फ हमारे शरीर की सबसे लंबी बल्कि सबसे मजबूत हड्डी भी है। अपनी संरचना में यह कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती है। घुटने पर एक छोटी कटोरी जैसी हड्डी है पटेला, जो एक पुली की तरह काम करती है। और घुटने के नीचे भी 2 हड्डियां होंगी, हाथ की तरह। हाँ, टीबिया और फिबुला। टीबिया मुख्य रूप से वजन उठाती है, जबकि फिबुला संतुलन में मदद करती है। फिर टखने में 7 मोटे टार्सल्स हैं जो झटकों को सोखते हैं, और इसके बाद पंजे में 5 मेटाटार्सल्स और उंगलियों में 14 फेलेंजेस। तो कुल 120 जो हाथ पैर में है, और 6 जोड़ने वाली हड्डियां मिलाकर 126 हो गए। इस तरह हमारा 206 हड्डियों का पूरा नक्शा तैयार हो गया। और ये सब मिलकर हमें वो सारी गतिविधियां करने की क्षमता देता है जो हम रोज करते हैं। चलना, दौड़ना, लिखना, किसी
किसी चीज को उठाना। अक्षीय कंकाल एक मजबूत नींव है और उपांगीय कंकाल उस नींव पर बना एक बहुमुखी टूल किट है। और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है हमारी खोपड़ी। खोपड़ी या स्कल, ये हमारे शरीर की सबसे जटिल बोनी संरचना है। हमारे दिमाग जैसे सबसे कीमती अंग को सुरक्षित रखने वाला एक किला। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे 2 अलग-अलग संख्याएं मिली। अच्छा, हाँ, कुछ जगह 22 हड्डियां और कुछ जगह 29। ये थोड़ा उलझाने वाला है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या दोनों सही है? दोनों ही संख्याएं अपनी अपनी जगह सही हैं, बस देखने का नजरिया अलग है। जब हम खोपड़ी के मुख्य ढांचे की बात करते हैं, मतलब जो चेहरा और मस्तिष्क बनाता है? हाँ बिल्कुल, तो उसमें 8 क्रेनियम की हड्डियां और 14 चेहरे की हड्डियां होती हैं, यानी कुल 22। अच्छा, तो बाकी की 7 हड्डियां कहाँ से आईं? वो हैं तो सिर के ही हिस्से में, पर उन्हें संरचनात्मक रूप से अलग गिना जाता है। ओके। इनमें से 6 तो हमारे कानों के अंदर छिपी हुई बेहद छोटी हड्डियां हैं, हर कान में 3, और एक अकेली हड्डी है हायोइड। हायोइड? जी, जो हमारी गर्दन में जीभ के ठीक नीचे होती है। तो 22 का मुख्य ढांचा, 6 कान की और 1 हायोइड मिलाकर हो जाती हैं पूरी 29, यानी रिब केज। जिसमें 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। जी, जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं और सामने की तरफ एक चपटी हड्डी से जुड़ती हैं, जिसे स्टर्नम या उरोस्थी कहते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि ये सभी 12 जोड़ियां एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल नहीं, इनका डिजाइन बहुत अनोखा और सोचा समझा हुआ है। कैसे? पहली 7 जोड़ी पसलियों को हम ट्रू रिब्स कहते हैं, ट्रू रिब्स? क्योंकि वो सीधे सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, एक मजबूत कवच बनाती। अच्छा, और बाकी? अगली 3 जोड़ी यानी 8वीं, 9वीं और 10वीं फॉल्स रिब्स कहलाती। फॉल्स रिब्स? ये सीधे स्टर्नम से नहीं जुड़ती, बल्कि ऊपर वाली पसली के कार्टिलेज से जुड़कर एक आर्च बनाती। और आखिरी 2 जोड़ी के बारे में कुछ और भी खास है ना? उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। हाँ। ये नाम सुनकर तो लगता है जैसे वो सुरक्षित ही नहीं है। शरीर में तैरती हुई हड्डियां क्यों होंगी? ये एक शानदार इंजीनियरिंग समाधान है। ये आखिरी 2 जोड़ी पसलियां पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, पर सामने की तरफ किसी से नहीं जुड़ती। और यही उनकी खूबी है। बिल्कुल, ये हमारे डायफ्राम को, जो सांस लेने वाली मुख्य मांसपेशी है, बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से नीचे जाने की इजाजत देता है, ताकि हम गहरी सांस ले सके। एकदम सही। किसी एथलीट या गायक के लिए ये 2 अधूरी पसलियां ही उनकी क्षमता का राज हैं। ये सुरक्षा और लचीलेपन का एक बेहतरीन संतुलन है। वाओ, ये तो सच में कमाल का डिजाइन। रीढ़ की हड्डी, हाँ, वयस्कों में 26 हड्डियां, लेकिन बच्चों में 33। ये 7 हड्डियां कहाँ गायब हो जाती हैं? वो गायब नहीं होती, बल्कि एक हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को फ्यूजन कहते हैं। बच्चों में रीढ़ के सबसे निचले हिस्से की कुछ हड्डियां, जिन्हें वर्टिब्रे कहते हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये आपस में जुड़कर मजबूत हो जाती हैं। अच्छा, जैसे सैक्रम की 5 छोटी हड्डियां जुड़कर एक बड़ी तिकोनी हड्डी बन जाती हैं, और ठीक उसके नीचे कॉक्सिस की 4 हड्डियां जुड़कर एक बन जाती हैं, जिसे हम सब टेलबोन के नाम से जानते हैं। जी, रीढ़ की हड्डी एक सीधी छड़ नहीं है, उसमें घुमाव है। हाँ, जो एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं और हमें झटकों से बचाते हैं। गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। 7? पीठ में 12 थोरासिक वर्टिब्रे, जिनसे पसलियां जुड़ती हैं। हाँ, और फिर आती हैं कमर की 5 लंबर, इसीलिए लंबर सपोर्ट। जी, क्योंकि ये शरीर का सबसे ज्यादा वजन उठाती हैं। और अंत में फ्यूज हुई सैक्रम और कॉक्सिक्स। तो ये 80 हड्डियां हमारे शरीर का कोर या सर्वाइवल किट बनाती हैं। सही कहा। दिमाग, दिल, फेफड़े और स्पाइनल कोड की सुरक्षा। शरीर की कुल हड्डियों का 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ हमारे हाथों में है। इसकी बनावट देखें, कंधे से कोहनी तक एक मजबूत हड्डी है, ह्यूमरस। फिर कोहनी से कलाई के बीच 2 हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना, जो हमें हथेली को घुमाने की क्षमता देती हैं। अच्छा। लेकिन असली जादू तो कलाई से शुरू होता है। हाँ, कलाई में 8, हथेली में 5 और उंगलियों में 14 हड्डियां। 14 सिर्फ उंगलियों में। जी, 14। ये अविश्वसनीय है। इसका मतलब है कि हमारे एक हाथ की 30 हड्डियों में से लगभग आधी तो सिर्फ उंगलियों में ही है। बिल्कुल, और हर जोड़ एक संभावना है। इतनी सारी छोटी हड्डियों और जोड़ों का यही मतलब है कि हम बेहद जटिल और सटीक काम कर सकते हैं, जैसे लिखना या कोई वाद्य यंत्र बजाना। हाँ, या एक सर्जन का ऑपरेशन करना। ये गति और सटीकता, प्रिसिजन के लिए एक अद्भुत अनुकूलन है। और इन हाथों को शरीर से कौन जोड़ता है? हमारा शोल्डर गर्डल, जिसमें 2 मुख्य हड्डियां हैं, क्लेविकल, जिसे कॉलर बोन भी कहते हैं, या ब्यूटी बोन। हाँ,
और पीछे की तरफ स्कैप्यूला। और इन शक्तिशाली स्तंभों को हमारे केंद्रीय ढांचे से कौन जोड़ता है? वो काम करता है पेल्विक गर्डल, यानी हमारे कूल्हे की 2 बड़ी हड्डियां। और ये कंधे के जोड़ से अलग है? बहुत अलग। जहां कंधे का जोड़ हमें गजब की गति देता है, वहीं कूल्हे का जोड़ स्थिरता और मजबूती के लिए बना है। ये एक ठोस कटोरे जैसी संरचना है जो न सिर्फ पैरों को रीढ़ से जोड़ती है, बल्कि हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से का पूरा वजन पैरों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो हमने 206 हिस्सों की गिनती पूरी कर ली, 80 अक्षीय कंकाल में और 126 उपांगीय कंकाल में। जी।